दूसरी लहर के बाद यूपी में 32 दिनों से लागू कोविड कर्फ्यू के बाद अब कल यानी 1 जून से रियायत मिलने वाली है। योगी सरकार 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में कुछ शर्तों के साथ राहत देने जा रही है, जिसके तहत कल से सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक बाजार खुलने लगेंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन में आने वाले बाजार और दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन वीकेंड्स यानी शनिवार और रविवार को सभी बाजार बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के अलावा सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना भी अनिवार्य होगा। कल से 50% कर्मचारियों के साथ सरकारी दफ्तरों में कामकाज भी शुरू हो जाएगा, जबकि निजी दफ्तर कोरोना के नियमों के साथ खोले जा सकेंगे। वहीं कल से पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 18 से 44 साल के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो जाएगा। यूपी में जून महीने में 1 करोड़ वैक्सीन डोज लगवाने का लक्ष्य तय किया गया है। यूपी में अब तक 1 करोड़ 73 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं और अब कल से हर जिले के गांव-गांव में वैक्सीन अभियान तेज कर दिया जाएगा। यूपी में 14 ऐसे जिले हैं जहां फिलहाल 600 से अधिक एक्टिव केस हैं। आइए अब आपको किन किन जिलों में कल से कोरोना कर्फ्यू में कोई छूट नहीं मिलेगी, ये आपको हम बता देते हैं। देखिए, उन जिलों में जो शामिल हैं वो है लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, यहाँ पे कोई छूट नहीं मिलने वाली है। झांसी, लखीमपुर, जौनपुर, गाजीपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर और बुलंदशहर में भी कोई छूट नहीं मिलेगी। लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, बरेली ये वो जिले हैं जहां पर अभी भी कोरोना के 600 से ज्यादा केस हैं, जिन्हें अभी भी सख्ती में रखा जाएगा, जहां पर अभी भी कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इन 14 जिलों के अलावा बाकी जो बचे हुए जिले हैं वहां सभी जगहों पर अब धीरे धीरे करके अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाजार भी खुलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन तमाम कोविड नियमों का पालन करते हुए बाजार खोलने की इजाजत दी जाएगी। और इस बीच बड़ी खबर, गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा धारा 144 को बढ़ा दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर में 31 मई से 30 जून तक धारा 144 बढ़ाई गई है। कोविड-19 गाइडलाइन का सख्ती से सभी को पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम से पहले प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। शादी में 25 और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्तियों पर प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थलों पर एक बार में 5 से अधिक श्रद्धालुओं की अनुमति नहीं है। सभी कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। यूपी में कोरोना के आंकड़ों में लगातार कमी आ रही है। आज यूपी में 1497 नए संक्रमित मरीज मिले। 24 घंटे में 3,12,000 लोगों के कोरोना टेस्ट हुए। अब प्रदेश का रिकवरी रेट 96.6% हो चुका है। वैक्सीनेशन की बात करें तो यूपी में अब तक 5 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। रिकवरी का प्रतिशत इस समय 96.6% चल रहा है। पोर्टल पर कल कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 151 लोगों की मृत्यु रिकॉर्ड की गई है। पिछले 24 घंटे में कुल 3,12,677 सैंपल्स की जांच प्रदेश में की गई। अब तक कुल मिलाकर 4,94,09,446 जांचें की जा चुकी हैं। और लखनऊ बीजेपी मुख्यालय में चल रही हाई लेवल मीटिंग खत्म हो चुकी है। इस बैठक में सरकार और संगठन के बीच तालमेल पर मंथन किया गया। साथ ही 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। संगठन महासचिव बीएल संतोष ने आज यूपी सरकार के 7 मंत्री से बातचीत की। कल एक बार फिर बीएल संतोष मंत्रियों से मिलेंगे। आज रात सीएम योगी के बीएल संतोष की अहम बैठक होगी। यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद रात्रि भोजन भी सीएम के साथ करेंगे सभी नेता। कल सुबह आरएसएस क्षेत्र प्रचारक अनिल जी और प्रांत प्रचारक कौशल जी के साथ लखनऊ के भारतीय भवन में बीएल संतोष बैठक करेंगे। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए आज कुल 7 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। लखनऊ यूपी के पंचायत चुनाव में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान मौत हुई, उनके परिजनों को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।
चुनाव आयोग की गाइडलाइन में बदलाव कर ड्यूटी पीरियड को 30 दिन माना जाएगा। कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता पिता दोनों या कमाई करने वाले अभिभावक को खोया है, उन्हें 4000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत अनाथ हुई लड़कियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। क्लास 9 से ऊपर या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 साल तक के बच्चों को टैबलेट, लैपटॉप दिए जाएंगे। मेरठ में शूटिंग रेंज के निर्माण, स्पोर्ट कॉलेज, लखनऊ में वेलोड्रम का निर्माण होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य के लिए खनन क्षेत्र को आरक्षित किया जाएगा। SGPGI में एडवांस डायबिटिक सेंटर का भी निर्माण किया जाएगा। अलीगढ़ शराब कांड में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। अलीगढ़ कमिश्नर गौरव दयाल ने एबीपी गंगा से बातचीत में इस बात की पुष्टि की है। हालांकि शराब से मौत के शक में 71 शवों का अब तक पोस्टमार्टम किया गया है, लेकिन फिलहाल 28 लोगों की ही मौत की पुष्टि हो पाई है। 43 मौतों पर अब संशय बरकरार है। हालांकि इन सभी शवों का विसरा रिपोर्ट डिटेल जांच के लिए आगरा भेजा गया है और अब रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं एक बार फिर अलीगढ़ शराब कांड में एक और कार्रवाई की गई है। आगरा जोन के संयुक्त आबकारी आयुक्त रवि शंकर पाठक और उप आबकारी आयुक्त ओपी सिंह को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अलीगढ़ के डीएम ने कार्रवाई करते हुए 16 शराब दुकानों को सील कर दिया है। देखिए, मैं भी एक स्टेटमेंट दे चुका हूँ, आपने उसको रिकॉर्ड किया है और उसके अनुसार जो पुष्टि हुई है 28 मौतों की पुष्टि हुई है अब तक। और जो डॉक्टर्स ने जब पोस्टमार्टम्स किए हैं तो बाकी जिनकी पुष्टि नहीं कर पाए उनका विसरा रिजर्व किया गया है। अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद प्रदेश में जगह जगह अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। हम आपको 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। 4 तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं सुल्तानपुर की है, जहां पर कार्रवाई की गई है। कन्नौज में भी कार्रवाई की गई है अवैध शराब के खिलाफ। तो देवरिया में भी देखिए अवैध शराब के खिलाफ जो लहन है उसको नष्ट कर दिया गया है, जो भट्टी है उनको नष्ट कर दिया गया है। लखीमपुर में भी पुलिस ने कार्रवाई की है, साथ ही 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार अलीगढ़ में शराब ने मौत बांटी और कई लोगों को जान गंवानी पड़ी, जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई में जुट गया है और जगह जगह जिले में आप देख सकते हैं कि कार्रवाई लगातार जारी है। सुल्तानपुर, कन्नौज, देवरिया और लखीमपुर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अलीगढ़ में टप्पल क्षेत्र के गांव में दीवारों पर मकान बिकाऊ वाली पोस्ट से हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। आखिर क्या है मामला, इस रिपोर्ट में समझिए। ये अलीगढ़ में टप्पल थाना क्षेत्र का नूरपुर गांव, जहां कुछ मकान की दीवारों पर लिखा हुआ है कि मकान बिकाऊ है। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप है। बताया जा रहा है कि एक समुदाय विशेष के खौफ से यहाँ से कुछ लोग पलायन को मजबूर हैं। मार पिटाई करी बनाते हैं। अच्छा, फिर और परेशान करे, हम देख के जाने का। तो पुलिस से नहीं कहा आपने? कहीं पुलिस कोई वो कर रहा है। मामला 2 समुदाय के लोग बीच में है जी। शादी में और बहन बेटी की शादियों में ये झगड़ा करते हैं मोमडन लोग जो हैं, और इन्होंने यहाँ से धमकी दे रखा है और ये धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाते लोग। दरअसल 26 मई को एक परिवार की बेटी की शादी थी। परिवार का आरोप है कि एक विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने बारातियों के साथ मारपीट की। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नूरपुर की घटना के संबंध में मेरे द्वारा, एसडीएम खैर के द्वारा और प्रभारी निरीक्षक टप्पल के द्वारा गाँव का भ्रमण कर लिया गया है। इस तरह की अब वहाँ पे कोई बात नहीं है। इस बीच इस मामले पर सियासत भी गरमाने लगी। भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल जहां नूरपुर गांव गया तो सपा ने भाजपा पर निशाना साधा। ये एक परिवार है नूरपुर के अंदर, 2 हिंदू मुसलमान मिलके रहते हैं। आपस में कभी कभी हो जाती है, किसकी गलती है किसकी गलती में ये नहीं करा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये आपस में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, इसको वो ख़त्म हो गया कल। बहरहाल एक विशेष समुदाय के खौफ से पलायन का मामला फिर सुर्खियों में, और अब इस पलायन पर पॉलिटिक्स की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लखनऊ में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें जालसाज को इंदिरा नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुआ युवक लड़कियों से धर्म बदलकर शादियां करता था और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था। मिली जानकारी के मुताबिक युवक आजमगढ़ का रहने वाला है। इस युवक ने अब इंदिरा नगर के सेक्टर 9 इलाके में रहने वाली एक युवती को अपना निशाना बनाया और उससे नाम बदलकर शादी कर ली। अब तक 3 शादियां कर चुके हैं और इससे 7 बच्चे भी हैं। आदित्य प्रताप सिंह उर्फ आबिद हवारी नामक एक व्यक्ति, जो हिंदू व्यक्ति बन करके उसको फंसाया। वो अपने आप को क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताता था। उसने उसके साथ दोस्ताना संबंध बनाया, उसके बाद डरा धमका के उसके साथ निकाह करने का प्रयास किया। ऐसा ना करने पर उसने वो उसकी जो व्यक्तिगत वीडियो है उसको वायरल करने के लिए बोला। आपने भी शादी नहीं की, मेरी शादी हुई थी, मेरी बीवी मर गई, मेरा एक छोटा बेटा है, उसको एक माँ मिल जाएगी और आपको भी एक परिवार मिल जाएगा। तो हमने ठीक है, फिर हमने कहा मेरे घर वालों से इस विषय में बात करो। तो उस बीच हम दोनों की मित्रता हो गई और इसने कुछ मेरी ऐसी फ़ोटो ले ली। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि ये मुस्लिम है। कि इसने फिर कहा कि तुम्हारी कुछ फ़ोटो हैं और जबरन मेरे घर में जबरन मेरे साथ निकाह किया। और इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। लखनऊ में सीएम आवास पर ये जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको लखनऊ से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक शुरू हो गई है, जिसमें बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह और स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं इस बैठक में। इससे पहले संगठन और सरकार के बीच समन्वय को लेकर बैठक हुई और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ये बैठक चल रही है, जिसमें तमाम बड़े जो नाम हैं वो शामिल हैं इस बैठक में। मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हो रही है। बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह और स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। वीरेश पांडे ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेश, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस बैठक से? देखिए, संगठन की बैठक लगभग 2.5 घंटे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर चली, जिसमें बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह, 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष और 7 महामंत्री बैठे हुए थे। 2.5 घंटे से ज्यादा तमाम विषयों पर बातचीत हुई। सरकार और संगठन के समन्वय को लेकर भी बातचीत हुई, तमाम नाराजगियों को लेकर भी बातचीत हुई, सरकार के कामकाज पर भी बातचीत हुई और साथ ही साथ जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी हावी है इस सरकार में, इसको लेकर भी नाराजगी जाहिर की गई संगठन के लोगों के द्वारा। और जो सोर्सेस से खबर आ रही है, इस मामले को लेकर बहुत नाराज बीएल संतोष दिखे, राधा मोहन सिंह दिखे कि सरकार और संगठन के बीच समन्वय की स्थिति बेहतर नहीं है। सोर्सेस से ये खबर आ रही है कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय के अभाव में नाराज दिखे बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह। और इसके बाद ये सारे लोग, जैसा कि पहले से एबीपी गंगा ने दर्शकों को बताया था कि आज रात का भोजन यानी रात्रि भोजन मुख्यमंत्री आवास पर इन सारे नेताओं के साथ मुख्यमंत्री का था। ऐसे में ये सारे लोग मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए और बैठक शुरू हो गई है। जिस बैठक का इंतजार एबीपी गंगा के दर्शकों को था कि संगठन और सरकार के मुखिया के बीच बैठक कब होगी, तो वो बैठक जो पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा समय से एबीपी गंगा दर्शकों को बता रहा है, ये सबसे बड़ी बैठक सरकार और संगठन के बीच होगी। और इसके लिए कौन कौन उसमें होंगे, तो ये मैं आपको बता दूं कि वो बैठक शुरू हो गई है। सरकार और संगठन के बीच की ये सबसे बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है 5 कालिदास आवास मुख्यमंत्री आवास पर, जहां मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे थे बीएल संतोष का, राधा मोहन सिंह का। और इन वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में सरकार और संगठन के समन्वय के बीच बातचीत होगी। 2022 की रूपरेखा तय की जाएगी। साथ ही साथ जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी जो बेअंदाजी है उसकी, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों और सांसदों, विधायकों का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि 2022 का चुनाव इन्हीं को जाकर चुनाव लड़ना है, इन्हीं को क्षेत्र में जाना, इन्हीं को वोट मांगना है। कार्यकर्ताओं को जो मतदाता है उन्हें उनको घर से निकालना है। तो जो अधिकारी हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, इन नेताओं का, कार्यकर्ताओं और मंत्रियों का, क्योंकि अधिकारियों को चुनाव में नहीं जाना है। बिल्कुल, ये जो बैठकें हो रही हैं ये काफी महत्वपूर्ण है 2022 के लिहाज से भी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए वीरेश। कोरोना काल में यूपी के 18 जिलों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 9 करोड़ का घोटाला सामने आया है। यूपी के 18 जिलों के कस्तूरबा विद्यालयों में 11 फरवरी से 31 मार्च के बीच छात्राओं के भोजन,
दवा और स्टेशनरी के नाम पर 9 करोड़ रुपए निकाले गए। ये मामला तब सामने आया जब शिक्षा विभाग के प्रेरणा पोर्टल पर कस्तूरबा विद्यालयों की छात्राओं की अटेंडेंस की जांच की गई, जिसमें सामने आया कि बरेली में 84,123 रुपए, बिजनौर में 74,888 रुपए, देवरिया में 68 लाख, फतेहपुर में 31 लाख, गाजियाबाद में 18 लाख, गोंडा में 96 लाख, कासगंज में 31 लाख, मऊ में 23 लाख, जबकि मेरठ में 26, मुरादाबाद में 39 और प्रतापगढ़ में 76 लाख। वहीं रायबरेली में 63, जबकि संत कबीर नगर में 38 लाख और श्रावस्ती में 26 लाख, सोनभद्र में 46 लाख रुपए, सुल्तानपुर में 44 लाख, उन्नाव में 47 लाख और वाराणसी में 37 लाख रुपए निकाले गए हैं। इस घोटाले के सामने आने के बाद अब डीजी स्कूल एजुकेशन का कहना है कि कहीं भी गड़बड़ी पाई गई तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे संज्ञान में आया था ये मामला, और प्राइमा फेसाई इसके अंदर ऐसा प्रतीत हुआ कि बच्चे जब नहीं थे तब कुछ जो पहले अग्रिम भुगतान किए गए थे उनको रिलीज़ किया गया है, लेकिन फिर भी इसके अंदर क्योंकि आपके माध्यम से भी हमें पता लगा है तो इसमें एक कमेटी गठित करके जांच के लिए बीएससी साहब को बोला गया है। इसकी जांच के लिए वो 3 दिन का समय मांगा है उन्होंने। जैसी ही जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर जाँच करवा के फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये शासन से जो सूचना आई है कि जो है यहाँ पे शून्य था, फिर भी खरीदारी हो गई, कहाँ गई? ऐसा शून्य नहीं है, उसमें प्रेरणा पोर्टल से उपस्थिति के बारे में था। प्रेरणा पोर्टल उस समय सही से नहीं चल रहा था। प्रेरणा पोर्टल की उपस्थिति के आधार पर वहां दिखाई नहीं पड़ रहा है कि बच्चियां नहीं आई हैं, जबकि उपस्थित पंजिका में सभी जगह पे आई हैं बच्चियां। उनका उपस्थित पंजिका पर नाम है, हस्ताक्षर है, जो भी बच्चियां आई हुई। इस समय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्राएं मौजूद ही नहीं थी। उस समय उन पर खर्च के नाम पर 18 जिलों में 9 करोड़ रुपए निकाले जाने के मामले से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। अब इस मामले में डीजी स्कूल एजुकेशन ने सभी संबंधित जिलों के बीएसए से रिपोर्ट तलब की है और सभी को कहा है कि 15 जून तक वो सारा खर्च का ब्यौरा और रिपोर्ट सौंपेंगे। डीजी स्कूल एजुकेशन ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा सहयोगी प्रबोध के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस में बदलाव किया है। ग्रेजुएशन के दर्शन शास्त्र के छात्रों को बड़े शख्सियतों की जीवनी से सीख लेने के लिए 4 बड़े शख्सियतों की जीवनी पढ़ाने का फैसला लिया गया है। मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के छात्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योग गुरु बाबा रामदेव के बारे में भी पढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत हर साल सिलेबस में बदलाव किया जाता है और इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने दर्शन शास्त्र के छात्रों को 4 शख्सियतों के बारे में पढ़ाने का फैसला लिया है। इनमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योग गुरु बाबा रामदेव, प्रसिद्ध कवि कुंवर बेचैन और प्रसिद्ध शायर बशीर बद्र के नाम शामिल। इसमें एक मुख्य चेंज जो आया है, जो वहाँ से ही लिख करके आया था और जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कंसेप्ट में है, वो ये है कि सबसे पहले हम स्टूडेंट्स को ये बताएं कि हमारे भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा क्या रही है। उसमें जैसे बॉटनिस्ट हों तो वनस्पति शास्त्री कौन से रहे, उनके नाम वनस्पति शास्त्री ना होकर ऋषि रहे होंगे। 3 साल के सिलेबस में योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव की लिखी पुस्तक को शामिल किया गया। वहीं मेरठ के सांसद का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के इस फैसले से छात्रों को काफी फायदा होगा। उसका भी अपना एक योगदान है, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के निर्णय विद्वत परिषद करती है। प्रत्येक विश्वविद्यालय की अपनी विद्वत परिषद होती है, वो विचार विमर्श करती है। अब उन्होंने किन और भी पहलुओं को देख करके निर्णय किया है, इसका उत्तर विश्वविद्यालय ही दे सकता है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने राजनीति, योग और उर्दू हिंदी साहित्यकारों की इन शख्सियतों की जीवनी पढ़ाने का फैसला छात्रों के जीवन में सीख के दायरे को बढ़ाने के लिए लिया है। कोरोना के कहर के बीच अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की माने तो मंदिर की नींव को तय सीमा में भरने के लिए 2 शिफ्टों में काम हो रहा है। ट्रस्ट के मुताबिक 400 फीट लंबा, 300 फीट चौड़ा और 50 फीट गहरे क्षेत्र से करीब 1,20,000 घन मीटर मलबा घटाया गया था, जिसको भरा जा रहा है और ये काम अक्टूबर के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। ट्रस्ट का ये भी कहना है कि राम मंदिर निर्माण से जुड़े वास्तु दोष को खत्म करने के लिए परकोटा सीधा करने की जरूरत है, जिसके लिए जमीनों के बैनामे का काम भी पूरा हो गया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि मजदूर भगवान का काम कर रहे हैं, इसी वजह से सभी मजदूर सुरक्षित हैं।
तो भी 4 लेयर पूरी हो चुकी हैं। संपूर्ण वर्षा काल है, लगभग 2 महीने वर्षा काल तो है ही। हमें उम्मीद है कि अक्टूबर के अंत तक कार्य हो जाएगा, 50 फीट गहराई भर जाएगी।